हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस केबीएस एनबीएस बिहार टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहले पहले जो व्यापारिक मंडल आया है वो पुर्तगाली था, दूसरे डच हैं और तीसरे अंग्रेज हैं। तो आज हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी यह स्थापित की और कब वो भारत में आए थे, और पहला यात्री कौन था जो कि अंग्रेज कंपनी का कौन सा व्यापारी था जो भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा, और अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति से क्या सीखा, और उन्होंने कैसे पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो ये सारी बातें हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं दोस्त। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, इन व्यापारियों में अंग्रेज और पुर्तगाली और फ्रांसीसी तीन ऐसे हैं जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ से एग्जाम में हर बार एक दो सवाल पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और एनबीएस केबीएस में। तो आइए देख लेते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो ये देखिए, अंग्रेज तो उन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे दोस्तों। पहले कौन आए थे दोस्त? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो इन सारे कंपनियों में दोस्त सबसे ज़्यादा जो सफल हुए वो अंग्रेज सफल हुए, क्योंकि इनकी नीतियां बहुत अच्छी थी। ये अपनी नीतियों पर कायम रहे और सफल नीति के कारण इन सभी में ये सबसे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध हुई, और ये इनको भारत में काफ़ी सफलता मिली और ये पूरे भारत में अपना पताका फहराए। अंग्रेजों की सफलता का कारण था उनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। तो इन्होंने भारत में अपना विस्तार राजनीतिक तौर से किया कि उन्होंने पहले भारत में कदम रखा और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाते गए और पूरे भारत में उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। 1599 ईस्वी में जॉन मिंडल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आया था। तो जो पहला व्यापारी था दोस्त, पहला जो व्यक्ति था वो जॉन मिंडल हॉल था, जो 1599 ईस्वी में भारत आया था। तो 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। तो सर्वप्रथम जो कंपनी स्थापित हुई थी वो ये कंपनी थी 1599 ईस्वी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। फिर दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। आगे देख लेते हैं भैया, आगे। तो कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। मतलब उन लोगों का नारा था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको भूभाग नहीं चाहिए, यहाँ की ज़मीन नहीं चाहिए, यहाँ की धरती नहीं चाहिए, यहाँ हम लोगों को कुछ करना नहीं, हम लोगों को बस व्यापार करना था। तो कंपनी का नारा क्या था दोस्त कि भूमि नहीं, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना है। तो 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए, 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, जो पहला व्यक्ति था, वो सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आया था। तो जैसा कहा जाता है दोस्त कि ये अकबर से मिलने का, अकबर के नाम का पत्र लेकर, जेम्स प्रथम का दूत बनकर अकबर के नाम का पत्र लेकर भारत आया था। लेकिन वह जब भारत पहुंचा तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय मुगल सम्राट जो था वो जहांगीर बन चुका था, जो कि अकबर का पुत्र था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा और अकबर की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। तो हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था,
जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में फारसी में बात किया, फारसी में अपनी बातों को रखा, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर काफ़ी खुश हुआ। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यापार से प्रसन्न सम्राट जहांगीर हॉकिंस से व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की। तो उसकी फारसी भाषा जानने की वजह से बातचीत करने में जहांगीर के साथ काफ़ी सुलभ प्रदान हुआ, उसको काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से जहांगीर ने उसे 400 की मनसा प्रदान किया। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन करना बहुत आसान बनता है। तो शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकाले जाने का आदेश दिया। तो जो पुर्तगाली थे वो सम्राट जहांगीर का कान भर दिए कि ये लोग व्यापार नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने फायदे के लिए आए हैं। तो कान भरने की वजह से सम्राट जहांगीर जो था वो कहा कि नहीं, हम तुम लोगों को व्यापार करने का आदेश भारत में नहीं देते हैं, तुम लोग हमारे देश से चले जाओ। तो सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिरोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन वेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान की। 1612 में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। आगे देखते हैं दोस्त। आगे 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने तथा मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त की। टॉमस एलवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना की गई। अगला देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 फरवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा। इस बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त की थी। तो दोस्त, विलियम हॉकिंस के बाद ये दूसरा व्यापारी था, दूसरा ब्रिटेन का यात्री था जो दूत बनकर जेम्स प्रथम का आया था। इसके पहले विलियम हॉकिंस आया हुआ था। तो 1619 तक अहमदाबाद, बड़ौदा और आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत में हो गया था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थापित बुनकरों द्वारा विभिन्न वस्त्रों को कंपनी खरीद कर फारस और वंतम निर्यात करती थी। 1632 ईस्वी में 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पेगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले में गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर में और हरिहरपुरा में स्थापित की। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया।
दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, तो वो कैथरीन ब्रेगांजा से हुआ था। तो राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में मुंबई का महानतम संस्थापक था। 1687 तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया था। बम्बई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ओंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढलवाने के लिए टकसाल की स्थापना की। ओंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट 1677 से 82 तक हुआ। दोस्त आगे देखते हैं। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहांआरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली। तो जहांआरा बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसने बॉफ्टन ने इलाज किया, जिससे खुश होकर शाहजहां ने क्या कर दिया, उन्हें व्यापार करने के लिए 1-2 जगह से अनुमति दे दी। तो 1651 ईस्वी में विजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना महल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गईं, जहां 1633 से 1663 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वहीं 1683 से 85 के बीच में अंग्रेजी व्यापार स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों एवं यूरोपीय कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। आगे देखते हैं दोस्त। आगे आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रह गई, भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल से व्यापार करने की सुविधा हेतु फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने का बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। अगस्त 1682 में बंगाल में मुगल सूबेदार यहाँ विलियम हैजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई। आगे देख लेते हैं दोस्त। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोल कर लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया। अंग्रेजों को एक ज्वालाग्रस्त फुल्टा द्वीप का से लड़ लेनी पड़ी। फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों जाप चारलाक के नेतृत्व में मुगल सरकार ने न्यूज के बीच समझौते हो जाने पर चारनाक को बंगाल कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1671 को चारनाक ने सुतानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्दवान जिले से जमींदार शोभा सिंह
कि विद्रोह में अंग्रेजों को सुल्तानती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1698 में बंगाल के सूबेदार अली मुसान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुल्तानती गोविंदपुर और कालिकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं दोस्त, कंपनी को कालिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती गांव की जमींदारी इब्राहिम खां से मिली। कालिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती से मिलकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉर्ज चार्नॉक ने डाली। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेजी कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 ईस्वी में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा है कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। सोलह में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दोस्त, इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 ईस्वी को लिया गया। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 से 9 में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। दोस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फारुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन सर्जन था जो तथा ख्वाजा सुहर्द आर्मेनियन दुभाषिया शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फारुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। फारुखसियर द्वारा किए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल सम्राट में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फारुखसियर द्वारा कंपनी में प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। आर्म महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने फारुखसियर द्वारा किए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मराठा सेनानायक कान्होजी अंगारिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफी कमजोर बना दिया था। तो ये रहा दोस्त अंग्रेजों का भारत में प्रभाव और किस प्रकार उन्होंने भारतीय राजाओं और भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाकर भारत प्रशासन करते रहे। तो ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। कल हम लोग देखेंगे दोस्त फ्रांसीसियों के बारे में, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में कैसे आगमन हुआ और फ्रांसीसियों का भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक है दोस्त,
ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।